प्लीज क्वाइट। हेलो, कामरान जी नमस्ते, जय कामरान जी से हिंद, जय परिचय हुआ। भवानी। जनाब, मैं हूं डॉक्टर अमजद यू मिर्जा और जय आप देख रहे भवानी। हैं मेरा शो, लाइव शो। और देखें, पूरा हम टीम लेके आए हैं आज पाकिस्तान का क्रियाक्रम करने के लिए। मेरे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी हैं, जो प्रोफेसर हैं और बड़े नामी गिरामी, कई किताबों के मुसन्नफ। फॉर्मर सरपंच विजय रैना साहब हैं और ये कश्मीर से हैं। और फिर हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप कुमार साहब हैं, जो इस वक्त जर्मनी में हैं और बड़े महत्वपूर्ण एनालिस्ट हैं। और नन अदर देन द ग्रेट सिंधी कॉल्ड कामरान, representing us from Sindh, and he is at the moment in Europe somewhere. We don't want to disclose the location. लेकिन ये वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस, आपको पता है कि सिंधियों की सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिंध के लोगों के ह्यूमन राइट्स के लिए जदोजहद कर रही है। तो सबको बहुत बहुत, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, एक चीज, यू वेलकम सर, यू वेलकम। अच्छा, एक बड़ी मजेदार चीज है और वो ये है कि जनाब, मुझे लोग कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप तो जंग के पीछे हाथ धो के पड़ गए, तो वो बलूचिस्तान की खबरें किधर है? तो मैंने कहा मैं कल बलूचिस्तान की एक्सक्लूसिव खबरें दूंगा, क्योंकि मैं बीच में ट्रैवल भी कर रहा था। तो बहरहाल अब हम एक जगह पहुंच गए हैं, तो मैं पहले ये लोगों को बता दूं कि बलूचिस्तान की इस वक्त हालत ये है कि BLA ने 51 लोकेशंस पे पिछले दिनों में 71 हमले किए हैं, और बेशुमार पाकिस्तानी फौजी जो है ना, उनका उन्होंने वो फ्राइड चिकन बनाया है, तो कई मारे गए हैं। और इसमें मिलिट्री और इंटेलिजेंस साइट्स को टारगेट किया गया है। तो मैंने कहा ये थोड़ा सा मैं दोस्तों को बता दूं। और पाकिस्तान का मिलिट्री जो है वो खुद अब ये कह रहा है, ISPR, कि इंडिया ने जो अटैक किया है उसमें मेरे ख्याल ये सक्खर का वाकया है, जहां 11 फौजी मारे गए और 78 जख्मी हैं। हालांकि हमारे जो इतला है वो ये कि 35 एयरफोर्स के लोग मारे गए हैं। लेकिन चलो, पाकिस्तान फेक न्यूज़ है, तो उस इतना ही काफ़ी है कि उन्होंने मान लिया कि मरे हैं लोग। जी अभिषेक जी, आपसे शुरू करते हैं। आप शायद, आपको जाना भी है, तो आप जा सकते हैं। जब आपका टाइम आप समझें कि हो गया है, तो आप बेशक चले जाए, कोई बात नहीं। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप जैसा महान इंटेलेक्चुअल हमारे ब्रॉड में आया हुआ है। तो जी, क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान तो आज वो तो जश्न मना रहे हैं, अजीब उल्लू के पट्टे हैं। आप करें बात। जी, सबसे पहले तो बिकॉज मैं विजय जी से मिल लिया, प्रदीप जी को मैं पहले से जानता हूँ, कामरान भाई से पहली बार मुलाकात हो रही है, तो कामरान भाई जी नमस्कार। तोहान चाई हैन, पहली बार ओपे साक्षात्कार हो रहे हैं, आशा है माल रहांगी। सो बताइए, मैंने सिंधी बोली, वही भाई साहब चले गए, तो ये आप सबके नेवरदलेस देखिए, पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम ये है ना कि पाकिस्तान सर्वाइव्स ऑन 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 प्रोपेगेंडा, नहीं तो स्टेट की जो जस्टिफिकेशन है वो खत्म हो जाएगी ना पाकिस्तान में। पॉलिटिकल वो आ गए, अब आप सिंधी बोल सकते हैं। अच्छा जी, कामरान भाई, कामरान जी नमस्कार, सलाम। तोहान चाई हैन, काई हैन, पहली बार ओपे साक्षात्कार हो रहे हैं, आशा है माल रहांगी, आशा है माल रहांगी। आई होप माय सिंधी गुड। तो अच्छा, जो ये पाकिस्तान की पूरी जो प्रॉब्लम है ना, वो देखिए, ये है कि उनको लेजिटिमेसी नहीं मिलती, जस्टिफिकेशन नहीं मिलता उनके होने का। और अब ये उनके जो अभी प्रेजेंट आसिफ मुनीर हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि हम एक बेहतर कल्चर हैं, वो कह रहे हैं उन लोगों से, आप तो वेस्ट में रहते हैं, डोंट यू फील वी आर अ सुपीरियर कल्चरल सिविलाइजेशन। भाई, रिलीजन और कल्चर के बीच का मतलब आपके उसको पता नहीं है। कल्चर तो बहुत ही ज्योग्राफिकल चीज होती है भाई। कल्चर जो है वो एकदम, भाषा जो है वो तो भारत में इतनी भाषा है कि आप बोल नहीं सकते। पाकिस्तान का कल्चर बता दे हमें, सिंधी है, पश्तूनी है या पंजाबी है? भाई, जब आपको इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कल्चर मींस कि ह्यूमंस ने अपनी जो टोपोग्राफी है, अपनी ज्योग्राफी है, उसके साथ जो एक, जिसे कह लीजिए, लाइफ का जो रिलेशन बनाया है,
अगर वो समुद्र में रहता है तो उसको समुद्र की सारी सारी जो एक्शंस होते हैं उसको पता होते हैं। अगर वो पहाड़ों पे रहता है उतना ही स्टडी हो जाता है, वो पहाड़ पे ऐसे चढ़ जाता है जैसे उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। सो दिस इज ऑल इट इज। आई मीन और क्या है कल्चर भाई? कौन सा कल्चर सुपीरियर है भाई? मछली खाना सुपीरियर है या जो है ये सब्जी घोड़े खाना। सारी सारी कल्चर्स एक जैसे होते हैं भाई, बिल्कुल बिकॉज बिकॉज दिस इज ऑल ह्यूमन इंजेन्युइटी टू सर्वाइव। यही तो है क्या? और क्या है वो भाई कल्चर में? भाषा क्या होती है? हर आदमी अपनी अपनी भाषा जो है वो डेवलप करता है। जैसे इंडिया है, इंडिया की सारी भाषा क ख ग घ से शुरू होती है। आप तमिल से लेकर के आप ऊपर चले जाए कश्मीर तक, सब क ख ग घ है। आप उसी से तमिल बना लें, उसी से तेलुगु बना लें, उसी से उड़िया बना लें, बंगाली बना लें, हिंदी बना लें, भोजपुरी बना लें, कश्मीरी बना लें, जो भी बना लें। मेरे साथ कौल साहब रैना साहब बैठे हैं, ये बता देंगे भाई कश्मीरी भी जो लोकल शारदा लिपि क ख ग घ ही तो होगी ना, और तो कुछ होगी नहीं। जैसे आप पूरे यूरोप में चले जाए वो एबीसीडी है। फ्रेंच है वो भी एबीसीडी बोल रहा है, इंग्लिश है वो भी एबीसीडी बोल रहा है, जो जर्मन है वो भी एबीसीडी बोल रहा है। सबकी लैंग्वेज का बेस वही है भाई। दिस इज व्हाट यूनाइट्स अस, दिस इज व्हाट आवर कल्चरल एफिनिटी एंड कल्चरल रूट्स आर। तो पाकिस्तान हैज गॉट, जिसको मैं कहता हूं दुनिया में आज की डेट में 3 तरीके के इस्लाम है। पहला है अरबों का इस्लाम जो उनका कल्चरल है और उनका जो है वो सिविलाइजेशनल है। दूसरा तुर्कों का इस्लाम जिससे उन्होंने एम्पायर्स बनाए। और तीसरा है मूर्खों का इस्लाम जो ये इंडिया के जो जो कुछ स्कॉलर्स यूज करते हैं अपनी ही कल्चर में आग लगाने के लिए। और उसका सबसे अच्छा जवाब मैं अभी कुछ दिन पहले CNN न्यूज 18 देख रहा था, उसमें इमाम तौहीदी साहब को बुलाया गया जो ऑल वर्ल्ड इमाम एसोसिएशन या उलेमा एसोसिएशन के हेड हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा बात कहा। उन्होंने कहा देखिए इस्लाम जो है न तो तय होगा इस्लामाबाद से, न तो तेहरान से, और न तो काबुल से। इस्लाम तय होगा सऊदी अरेबिया और यूएई से। और यूएई ने अबू धाबी में मंदिर बना के इस्लाम किधर जा रहा है आपको बता दिया है। एंड ऑफ द मैटर। तो पॉइंट ये है कि अब ये जो इस इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम कर रहे हैं कल्चरल हम सुपीरियोरिटी की हैं, ये तो कोई नहीं बोल रहे हैं। ना तो यूएई के राजा बोल रहे हैं, ना ही सऊदी अरेबिया के राजा बोल रहे हो। तो मोदी जी को 21 तोपों की सल्यूट दे रहे हैं। वो किसी को बुलवा रहे हैं बुला करके सऊदी अरेबिया में या रियाद में कि भैया वी आर कल्चरल सुपीरियर और हमने दुनिया को कल्चर दिया। अगर सऊदिया ने दुनिया को इस्लाम दिया है, इंडिया ने दुनिया को बुद्धिज्म दिया है, जैनिज्म दिया है, हिंदुइज्म दिया है, क्या क्या नहीं दिया है। इंडिया एक है इंडिया की ज्योग्राफिकल और एक है इंडिया का जो जिसे कह लीजिए नॉलेज सिस्टम। इंडिया का नॉलेज सिस्टम उसकी बाउंड्री से कहीं बाहर जाता है। वो थाईलैंड में भी जाता है, वो आपको अजरबैजान में भी जाता है, वो आपको दुनिया के कई हिस्सों में मिल जाता है। इवन बुक ऑफ ईस्थर आप पढ़ लीजिए, उसमें इंडिया का मेंशन मिलता है। भाई इंडिया इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये सिविलाइजेशन है, इसको समझना पड़ेगा हमारे यहाँ के लोगों को। जब तक वो सिविलाइजेशन को नहीं समझेंगे और वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को जो है वो सिविलाइजेशन से कंफ्यूज करेंगे तब तक बात नहीं होगी। इंडिया, मैं इस पे खत्म करता हूं, इज आउट एंड आउट हिंदू राष्ट्र। अब हिंदू राष्ट्र है क्या, इसके ऊपर जो है हम लोग एक बार चर्चा कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम में आप बुलाइए सर हम लोगों को, लेट्स डिस्कस कि ये हिंदू राष्ट्र है क्या, एंड व्हाई सच अ फोबिया दैट कम्युनिज्म एंड दी सो सम मुस्लिम्स, नॉट ऑल, हैव टुवर्ड्स हिंदू राष्ट्र। क्या बुराई है हिंदू राष्ट्र में? हिंदू क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है? लेट्स हैव अ डिबेट एंड देन वी डिस्कस। लेट्स हैव अ डिबेट ऑन हिंदू राष्ट्र। बिल्कुल आई एग्री विद यू, क्योंकि मुझे तो आज तक किसी हिंदू से खतरा नहीं लगा, लेकिन मुझे अपने मोहल्ले में रहने वाले मुसलमानों से बड़ा खतरा महसूस होता था। वो कहते थे ये काफिर है, साले को मारो। एनीवे, चलते हैं अब चलते हैं जरा विजय रैना जी के पास, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में है। आप जम्मू में है ना इस वक्त? अभी जम्मू में सर। हाँ, तो रात कैसी गुजरी वो बताएं पहले, और फिर बताएं क्या सर। कल लोग तो बहुत नाराज थे मोदी जी से जो सीजफायर किया था, और इवन मैं ये कहना चाहता हूं कि मतलब जो मोदी जी को जी जान से पसंद करते हैं वो भी नाराज हो गए थे कि उन्हें ये सीजफायर कैसे हुआ, ट्रंप की तरफ से कैसे हुआ, क्या बहुत कुछ हुआ। तो अल्टीमेटली कल जब मोदी जी आए, उनका भाषण जब उन्होंने सुनाया, तो कहीं ना कहीं लोगों का दिमाग फिर चलने लगा कि यार कुछ हमसे ही गलती हुई थी। मोदी जी ने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत उनकी स्ट्रेटजी है, आगे फ्यूचर का क्या है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो ही उनका देखिए सीज फायर तो पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, वो तो भारत के पैर पकड़ रहा था किसी तरीके से, मुझे बचाओ, दुनिया के पास हो गया कि मुझे बचाओ। उनका जो
ऑफिसर्स थे, उन्होंने फोन लगाए कि किसी तरीके से सीज फायर हम करेंगे, चलिए जो भी हुआ वो हो गया। लेकिन जो ही मोदी जी ने भाषण खत्म किया तो हमारा जो एरिया है फिर से ड्रोन यहां इजहार हो गए पाकिस्तान की तरफ से, फिर यहाँ थोड़ा ब्लैक आउट हो गया। हमारा जो सांबा है, कुठुआ है, अखनूर के आसपास हमारा मड एरिया है मेरे घर के साथ ही, तो वहां पर फिर से ड्रोन्स देखे गए, जिस वजह से फिर यहाँ ब्लैक आउट किया गया। तो कहने का ये मतलब है कि पाकिस्तान तो नाम है इसका, ले हम तो आज तक, क्योंकि मोदी जी ने जिस हिसाब से इनको कल बताया, ये पाकिस्तान नहीं है, ये आतंकिस्तान है। तो आतंकिस्तान ने फिर से वो बेगरुमती कल की, जो ही मोदी जी ने अपना भाषण बंद कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये ऐसी कंट्री है जिसपे आप कभी विश्वास कर नहीं सकते हैं, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। इवन इनकी खोपड़ियां इतनी उल्टी है कि काफिर को मारने के चक्कर में, 72 हुरूम के पास जाने के चक्कर में, ये न्यूक्लियर बम भी कभी भी यूज कर सकते हैं विदाउट ये जाने की यार कौन मरे क्या मरे, लेकिन इनको गजवाए हिंद करना है। ऐसी इनकी मेंटेलिटी है। यहां जो भारत के लोग हैं, हालांकि गुस्से में बहुत हैं, लेकिन मोदी जी को सुनने के बाद फिर थोड़ा सा उनने समझना ये किया कि जिस हिसाब से मोदी जी ने कल बोला है, अगर वही आगे नैरेटिव रहता है तो पाकिस्तान के अच्छे दिन नहीं, बहुत बुरे दिन आने वाले हैं इन फ्यूचर। जी, अच्छे दिन नहीं, बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, ये आपका मानना है, हमारा भी मानना है। डॉक्टर साहब क्या खबरें हैं आपके पास? खबरें डॉक्टर नहीं, साहब क्या मैं जर्मनी में हैं, और जर्मनी में पूरी दुनिया के जो अखबारात हैं ये उनकी छान करते हैं, उनकी छानबीन करते हैं, और फिर हमारे लाइव शो में हर रोज आके तो हमें बताते हैं कि दुनिया में इस वक्त इंडिया को कैसे देखा जा रहा है और क्या। तो आज इनसे सुनते हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, ऐसा है डॉक्टर साहब कि यहाँ पर दो तीन लैंग्वेज बोली जाती हैं, उनमें से दो को तो मैं अच्छी तरह समझता हूँ, और तीसरी इटालियन भी थोड़ी सी मुझे समझ में आ जाती है, क्योंकि जब आपको फ्रेंच आती है तो थोड़ी सी इटालियन बहुत मिलती ठीक है, जुलती है, तो मैं पढ़ लेता हूँ। तो ये मैं तो ये आपको आती हैं, ये तो आपको आती हैं, बाकी जो जुबानें नहीं आती वो डॉक्टर साहब जो है टीवी लगा के उन चैनलों की जुबानों में इशारों की जुबान से समझते हैं, कोशिश करते हैं साइन लैंग्वेज से कि वो क्या खबर दे रहे हैं। जी हाँ, डॉक्टर साहब। हाँ, ऐसा है कि जो मेरे छोटे भाई अभिषेक ने बोला है, मैं उस पे एक लाइन और ऐड कर दूं। ये जो दो टू नेशन थ्योरी लेके इन्होंने अपने मुल्क में आग लगाई है और मार खाई है जबरदस्त, ये यहाँ पर भी बहुत डिस्कस हो रहा है। और आप देखिए, मैं यहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानियों को जानता हूँ जो यूरोप में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं, इटली में रहते हैं। अगर उनको बाहर कोई आदमी पूछता है कि तू कहाँ से आया है, तो वो बोलते मैं इंडियन हूँ। वो नहीं चाहते कि कोई उसके मुंह पे थूके या उसको कोई गाली निकाले, क्योंकि एक दो बारी केसेस हो चुके हैं। या दो अफगानियों के साथ केसेस हुए, अफगानियों ने पाकिस्तानियों को पकड़ के पीटा, उनको हरामी पाकिस्तानी बोला। और अगर आप 99% जितने भी पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ रेस्टोरेंट खोले हैं, उनका नाम क्या लिखा है उसके ऊपर? इंडियन रेस्टोरेंट, हाँ ताजमहल, हाँ हाँ हाँ, ताज, बॉम्बे रोटी पानी बॉम्बे चाय, बॉम्बे बॉम्बे। स्पाइस। हाँ, तो हाँ ऐसे ही। ये इस जाहिल जर्नल को पता नहीं लगा कि ये क्या बोल रहा है। इन लोगों का यहाँ पर जीना भी हराम हुआ, और इनको बिल्कुल। जवाब भी देने पड़े कि तुम पाकिस्तानी हो, मुस्लिम भी हो, एनी हाउ योर कन्फेशन इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो इसको इसको उसको समझना चाहिए कि उन्होंने यहाँ पर भी उन लोगों की एक एक मैसिव इंसल्ट करवा दी है। और दूसरा जो कल्चरल के बारे में अभिषेक ने जो बोला था, वो मैं अंडरलाइन करता हूँ कि आज तक इनको समझ में नहीं आया है। ये यहाँ पर बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं, या स्विट्जरलैंड में एक छोटा सा ग्रुप है, वो अफगानी और इंडियंस का ग्रुप है। वो इंडियन और अफगानी जो है वो मिलकर साल में 1-2 बार ही मिलते हैं, वहाँ फंक्शन करते हैं और डिस्कशन भी होती है। उसमें से आपको डॉक्टर, प्रोफेसर से लेकर टैक्सी ड्राइवर तक मिलेगा। उनका भी यही है कि अगर दुनिया में एक रोग स्टेट है, तो वो है पाकिस्तान। वो कहते हैं हमारा कंट्री भी अच्छा नहीं है, हमारे भी यहाँ तालिबान आ गए हैं, दाढ़ियाँ बड़ी-बड़ी हैं। वही कहता निज़ाम जो था, जो कश्मीर में 90 में स्टार्ट हुआ था, लगा देनी पोस्टर लगा देना हिंदू के घर के सामने, कहता है ये अफ़गानिस्तान में भी हुआ है, लेकिन शायद अक्ल आ जाए। हाँ, जो खबर मैं आपको दे सकता हूँ, वो स्वीडन अकेडमी ऑफ फ्रीडम रिसर्च का है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के कुछ एरियाज में, जो किराना हिल्स है,
उसमें 0.5 मिलीसीवर्ट्स पर क्यूबिक एयर रेडिएशन मिला है। अब इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा-सा समझना पड़ेगा। आप क्योंकि मैं तो फिज़िक्स वाला आदमी हूँ, 0.5 मिलीसीवर्ट जो है, ये इसको बोला जाता है, ये आपका ईयरली डोज़ेज़ है। अगर आपने एक्स-रे करवाया है अपना थोरैक्स का, या आपका एमआरटी हुआ है, या आपका सीटी हुआ है, तो वो 52 वीक्स में ये आप इसको बॉडी को कंज़्यूम कर सकता है, रेडियो एक्टिव कंसंट्रेशन, या और ये वहां पर पर क्यूबिक एयर में उनको मिला है। और यहाँ तक भी बताया जा रहा है कि इजिप्ट से जो प्लेन आया है, उसमें जो थोरुम है उसको इंपोर्ट किया गया। आपको पता होना चाहिए थोरुम यूज होता है अगर रेडियो एक्टिव कहीं लीक होती है, तो उसको ये उसका एक सीलिंग एजेंट है जी। जैसे हेक्साफ्लोराइड 6 गैस को रोकने के लिए इलेक्ट्रिसिटी में उसका पंप किया जाता है जब वो एक्सप्लोड होती है। तो मैं थोड़ा टेक्निकल में जाके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वहाँ पर कंसंट्रेशन जो मानी गई है। और दूसरा, जो ड्रोन्स के बारे में अभी बात कर रहे थे मेरे छोटे भाई जे-एंड-के से, मैं उनको ये बता दूं कि ये जो है ये न्यू नॉर्मल हो जाएगी। पहले शेलिंग होती थी स्मॉल, अब ये रिवाज हो जाएगा कि वो ड्रोन्स जो हैं वो वहां से आया करेंगे। दिस इज ए न्यू वॉरफेयर टेक्टिक। उसके लिए इंडिया को अपनी एयर डिफेंस के साथ साथ एक रिटेलिएटेड प्रोग्रेसिव जो है वो एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा। नहीं तो वो सोचेंगे कि इंडिया रिटेलिएट नहीं करता, ड्रोन फेंक देता है, तो उसका एक जवाब जो होगा। अब उसके ऊपर मुझे इतना डिफेंस से इतना थोड़ा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिली है कि इट इज ऑलरेडी ऑन कार्ड्स। तो वहां पर जो बैटरीज लगाई जाएंगी इन बॉर्डर एरिया में, उसमें अमृतसर और फाजिल्का और राजस्थान के भी कुछ एरिया को उन्होंने कवर किया है। तो ये इस वक्त ये न्यूज़ है, बाद में आपके क्वेश्चंस का मैं और जवाब दूंगा जो मैंने यहाँ नोट किए हुए हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये भी खबर आई है कि कोई अर्थ ट्रेमर्स हुए हैं। जंग के दूसरे तीसरे दिन जो है वो हल्के हल्के जलजले के झटके आए हैं, और वो चूंकि परसिस्टेंटली आए हैं तो इसलिए न्यूक्लियर डैमेज वहां पे हुआ है, ये भी कहा जा रहा है। हाँ, इंडिया सॉरी, से उस जी मैं आपको ये जो इंटरनेशनल सेस्मोग्राफिक सेंटर पोस्टदाम में है, अभिषेक जानते हैं, पोस्टदाम बहुत दूर नहीं है हमरुक से। वहां पर ये जो सुनामी आया था तब एक बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नौ $90 मिलियन का उन्होंने तैयार किया। उसमें सुनामी और वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं जी जी उनका सेंटर पोस्टदाम में बना है। उन्होंने भी ये बात जाहिर की है कि 4.1 और 4.2 के कल से 2-3 झटके पाकिस्तान में लग चुके हैं। इसका अफगानिस्तान में भी असर पड़ा है। यहाँ तक जी कि काजाकिस्तान के भी कुछ बॉर्डर्स एरिया में उन्होंने बोला है। इसका कहाँ तक इंडियन बम्बार्डमेंट का उससे ताल्लुक है, ये इंडिया वाले डिनाई करते हैं, क्योंकि इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक में बिलीव नहीं करता। तो बहुत सारे जो यहाँ के थिंक टैंक वाले ये बोलते हैं कि ये जो फाइट ऑन होल्ड है, इसके पीछे ये भी हाल है कि ट्रम्प ने या जेडी वेंस ने बोला होगा कि दिस इज द सिचुएशन, उनकी जो एटॉमिक इंस्टॉलेशंस के ऊपर नुकसान हुआ है, तो यू प्लीज होल्ड द ठीक है। वॉर। अच्छा, तो चलो, ये ये तो हम सुन रहे हैं, बहुत सारा कुछ सुन रहे हैं, लेकिन जाहिर है इंडिया ने तो कभी ऐसा नहीं किया। और अगर इंडिया ने ऐसा किया होता तो पाकिस्तान जो फेक न्यूज़ की फैक्ट्री है, वो इस वक्त अपने चैनल्स पे ये बता रहे होते कि जी हिंदुस्तान ने हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से ये हो गया और वो हो गया। नहीं, 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 वैसे नहीं, डॉक्टर साहब वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर जो है उनके लिए वो पंजाबी में कहते हैं गिद्दड़ सिंगी है, उससे वो हमेशा डराते रहते हैं। अब और उन्हीं का वो डिस्टर्ब हो गया तो डराएंगे किस चीज से? वो नहीं बोलेंगे। आई कैन गिव यू इन राइटिंग कि हाँ, लेकिन पाकिस्तान की वो तरफ एक से। जगह पे नहीं है ना, वो एक जगह पे नहीं है, वो कई जगह पे है। तो वो अगर ऐसा इंडिया ने किया होता तो वो इंडिया के ऊपर वॉर क्राइम्स का मुकदमा दायर कर सकते थे, और इंडिया को बहुत ज्यादा बैकफुट पे लेके जा सकते थे। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इंडिया का कोई लेना देना है। हमारे साथ कामरान साहब जुड़े हुए हैं। कामरान साहब जो है ये सिंध जो है सिंधी वर्ल्ड कांग्रेस से इनका ताल्लुक है, और बड़े ज़बरदस्त हैं ये। तो इनसे हम बात करते हैं और देखते हैं।
कामरान साहब, सिंध में पाक भारत जो जंग है, इसको लेकर लोगों का क्या मूड है? बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया। क्या आप मुझे सब सुन रहे हैं? जी जी। मैंने जब जैसे कि आपके सवाल दोस्तों का से मैं जवाब कहूंगा कि प्लीज शेयर करें इस लाइव को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में आगे पीछे सब शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें। काफी लोग हमें लाइव प्रोग्राम के दौरान ज्वाइन करते हैं, हमारे पेड मेंबर बनते हैं। तो प्लीज उस रवायत को, उस ट्रेडिशन को जिंदा रखें। जी कामरान भाई, सॉरी। पाकिस्तान की जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, वो असल में पंजाबिस्तान है। उसे हम पंजाबिस्तान मानते हैं और उसे हम पंजाबिस्तान समझते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पंजाबिस्तान की दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ जंग होती है, कभी भी होती है, वो ना ही सिंध में डिस्कस की जाती है और ना ही सिंध सिंध से कोई उस जंग में कोई जो है ना वो हिमायत होती है या हिमायत होती है। इस मर्तबा भी जब जंग हो रही थी तो हमारी फैमिलीज, हमारे घर वाले सुकून से सोए हुए थे, जैसे मोदी ने हमें बता दिया हो कि जो है हम सिविलियन पे अटैक नहीं करेंगे, लाइक दैट। तो पाकिस्तान पंजाब की कोई भी जंग होती है, किसी भी मुल्क से हो, अफगानिस्तान से हो, ईरान से हो या इंडिया से हो, तो उस जंग से हमारा कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी ताल्लुक नहीं होता। हम उस जंग को समझते हैं कि ये पंजाब के अपने खुद इंटरेस्ट के लिए जो है वो जंग है। जैसे कि हम ये समझते हैं कि जो इन्होंने रिटायलेशन दिया, ये सिर्फ रिटायलेशन उसके उसके जो असरात थे वो ये भी थे कि जो वहाँ पे लिबर्टीज वार चल रही हैं इनटू द पाकिस्तान स्टेट, जैसे बलूचिस्तान चल रही है या जैसे सिंध में चल रही है या जैसे केपीके में चल रही है, टू शो देम देयर ओन पावर, लाइक हमारे पास ये इतना पावर है और हम इतनी बड़ी ताकत से जो है वो फेस कर सकते हैं। तो ये असरात जो होते हैं कि ये एक वार प्रोपेगेंडा भी हो सकती है। तो ये दूसरी बात जो मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जैसे कि एक भाई ने बात की कि पाकिस्तान बनने से पहले तो हम कहानियाँ होती थी, सुनते थे कि दिल्ली में ठग होते हैं, दिल्ली के ठग। तो जब वो पाकिस्तान नहीं, बन बनारस गया, के ठग, बनारसी ठग। वो बनारसी और अब दिल्ली के बनारस ठग, वालों तो को नाराज ना कर देना। अच्छा। जब वो पाकिस्तान बन गया तो वो सारे के सारे हमारे पास चले आए, सिंध में चले आए अच्छा। और मुख्तलिफ मुल्कों में चले आए, और वो ही अभी वो ठग जो है वो अभी लीड कर रहे हैं उस सारे निज़ाम को, और बंदूक के जोर के ऊपर। तो ये ठगी करते हैं, ये प्रोपेगेंडा करते हैं। जैसे कि एक बहुत स्टोरी कहानी एक मैं आपको बताऊं कि अगर सुनना चाहो तो, कि हम बचपन में सुनते थे कि एक धरार होता था, एक चरावा होता था, तो वो गांव के बाहर हर रोज जो है वो चीखें मारता था कि बगड़ आया है और मेरी बकरियां लेके जा रहा है। तो गांव वाले जब पहुंचते थे तो वो बोलता था कि मैंने तो आपसे झूठ बोला, मजाक किए। तो बार बार वो ऐसा करता था। तो वो एक बार हकीकत में बगड़ आया और उसकी बकरियां ले गया। तो उसके पास जो है वो कोई भी नहीं आया, हमने समझा कि ये मजाक कर रहा है। तो ये जो पाकिस्तान है, ये पंजाबी है। जब ये पंजाबी देख रहा है कि भाई हमारा जो है वो सिंधियों का भी हमसे ट्रस्ट जा रहा है, बलोचों का भी ट्रस्ट जा रहा है, हमारे हाथों से निकल रहे हैं, और जो है वो केपीके का भी ट्रस्ट जा रहा है, हमारे हाथों से निकल रहे हैं, फिर वो क्या करते हैं कि वो सिंपथी हासिल करने के लिए, सपोर्ट हासिल करने के लिए वो अपने से ज्यादा ताकतवर मुल्क में कोई आतंकी हमला करवाते हैं। तो जो ये कश्मीर में हुआ, जैसे उन्होंने उसको पुश किया इंडिया को कि आप हमारे ऊपर हमला करें, वो हमला करेंगे तो हमें अपने लोगों की सिंपैथी मिलेगी और ये सिंध से, बलूचिस्तान से, केपीके के लोग हमारे साथ होंगे। लेकिन वो बार बार ऐसे करते थे, बार बार ऐसे करते थे, लेकिन इस मर्तबा हम समझ गए थे कि ये झूठे हैं, ये मकार हैं, और ये खुद ही आतंक करवाते हैं। कि जैसे हम अपना कशकोल लेके दुनिया में जाएं और वहां से कुछ पैसे ले सकें, फंड मिल सकें, और जो है हमें जो अंडरग्राउंड जो ग्राउंड्स में हमारे साथ बगावतें चल रही हैं, बहुत शद्दत अख्तियार कर गई हैं, उन बगावतों से उन लोगों को हम जो है वो जंग का डर दिखा के ठंडा कर सकें।
तो अच्छा, मैंने ये ये भी हमारे सुना है, जी सॉरी, मैंने ये भी सुना है कि इंडिया के हमले से सिंध के लोग बड़े खुश थे, और अ, बशीर साहब ने हमें बताया कि जी वो सिंध वाले जो है, अगर हिंदुस्तान की फौज सिंध आई हेल्प करने के लिए, आज़ादी के लिए, तो वहां पे उनका स्वागत किया जाएगा। ये सर क्या है? तो मैंने आपको पहले पहले भी कहा कि हमारे घर वाले, हमारी फैमिली सोए होते हैं। तो मेरा जो गांव है वो बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है। तो जंग के इस रात मैंने अपने कज़न से बात की कि क्या हालात हैं, तो वो बोल रहा था कि हम इंडिया को अपने मासात कहते हैं, और सिंधी में मासात हम जो लफ्ज़ है वो उसको कहते हैं जो अम्मी की बहन का बेटा होता है, माँ की बहन का बेटा होता है, उसे सिंधी में मासात कहते हैं। तो वो बोल रहा था कि हमें मासातों से डर नहीं है, वो हमें कुछ नहीं करेंगे। ये लोग हमें मार के जो है वो दुनिया को दिखाएंगे कि भाई इंडिया ने हमें जो है वो हमारे ऊपर, हमारे सिविलियन के ऊपर बम गिराएंगे, क्योंकि पंजाब में वो सिविलियन के ऊपर नहीं गिराएंगे। फिर दुनिया को नुकसान दिखाने के लिए ये हमारे शहरों के ऊपर बम गिराएंगे, और दुनिया को बोलेंगे कि भाई ये लोग जो है वो सिंध के ऊपर उन्होंने हमला किया है, और सिंधियों लोगों को बोलेंगे कि हम आपकी तापुस कर रहे हैं, और दुनिया से ये भीख मांगेंगे। तो हमारे लोग जो है वो इंडिया से नहीं डरते, और वो उनको कोई भी उस चीज का नहीं है। हम तो चाहते हैं कि रास्ते खुले, हम जो है वो बम्बई चले जाएं, हम बाइक के ऊपर बैठ के जो है राजस्थान चले जाएं और गोवा चले जाएं। तो हम तो आज भी चाहते हैं कि आज भी मोदी आ जाए, तो हमें हमारी इन कंजरों से जान छूटे। तो द थिंग इज दैट कि ये वही भी बात आती है कि सिंध कभी भी इनका साथ नहीं देगी, ना ही सिंध आर्मी में है, ना ही हम लोग आर्मी में जाते हैं। और हमले के ऊपर जब भी ये मार खाते हैं, तो वी रियली फील हैप्पी जब भी ये मार खाते हैं। फिर ये चाहे हिंदुस्तान से मार खाएं, चाहे ये पठानों से मार खाएं, चाहे ये बलोचों से मार खाएं, वी रियली फील हैप्पी। यही वो लोग हैं, यही वो ठग हैं जिन्होंने सारी दुनिया में हमें जो है वो जैसे भाई ने बोला कि ये पाकिस्तानी खुद को पाकिस्तानी नहीं, किस मुंह से हम पाकिस्तानी खुद को बुलाएं। इन्होंने लोगों के साथ ठगियां की हैं, इन्होंने लोगों के साथ जो है वो स्कैम किए हैं। तो दिस इज द रीजन। तो यस। ये सुन लें भाई साहब कि ये जो मैं कहता हूँ वो सही है। अब आप फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आप सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हम तो चैन से सोते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मोदी जी ने हम पे हमला नहीं करना। अभिषेक जी, ये मैं कह रहा था कि ये जंग चलो अब जो भी है, लेकिन ये थोड़े दिन और चलती तो कम से कम बलूचिस्तान तो आज़ाद हो जाता। 51 लोकेशंस पे 70 कितने थे, 71 अटैक्स किए इन्होंने। तो क्या कहेंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात जी जी, बताऊं। बताएं, बिल्कुल बताएं, बिल्कुल बताएं। एक हमारा इलाका है जेकाबाद। वहां जैकबाबाद, पे, हाँ जी। बड़ी हाँ गर्मी वहां होती पे, है अभी वहाँ। जी बिल्कुल सही है। वहां पे जो एयरफोर्स के अड्डे के ऊपर जब अटैक हुआ है, तो वहां पे आसपास के लोग नहीं, आम लोग नहीं गए देखने के लिए कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, या कौन मरा है, या कौन जिया है। तो सारे लोग अपने गांव में, घरों में सोए हुए थे, आराम से सोए हुए थे कि ये इनका मसला है, ये हमारा मसला नहीं है। तो आप अब ये हद है, ये डिफरेंस है आपको जो मैं बताने वाला था। आप देखेंगे जो पंजाब में अटैक हुए हैं, तो जल्दी जल्दी में लोग वहां पे पहुंच रहे थे, लेकिन जब सिंध में जेकाबाद में एयरफोर्स के ऊपर अटैक हुआ, तो लोग इनके पास नहीं गए हुए हैं कि क्या हुआ है, कौन बचा है। ये खुद ही आए थे पनवा किल कैंट से, और इन्होंने खुद ही अपने जो है वो बकायात उठाए थे। तो ये हद है, ये डिफरेंस है उस चीज का। ठीक है, जबरदस्त। अभिषेक जी, क्या कहेंगे? आपने बात सुनी सारी। देखिए भाई, मैं तो बहुत गंभीरता से सुन रहा था कामरान जी को, और मैं तो कहूँगा कि भाई कामरान जी गल सी मान प्रसन्न हो गया, अनाखुन मोन पानी आयो, आखुन मो पानी आयो, तोहान आसान जा है, हेमिलो हक लोग है। सो दिस इज व्हाट आई वुड से कि यस, आई एक विल आई विल आई विल ऐड समथिंग एल्स। आपकी मैंने एक बात नोट की थी जो मैं अभी ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक सिंधी नेशनलिस्ट हूँ। तो हमारी नेशनलिज्म का एक जो रुख है, एक तरीका है, वो डिफरेंट है दुनिया की हर नेशनलिज्म से। हम ये मानते हैं कि मजहब कोई भी हो, चाहे वो ईसाइत हो,
इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो या कोई भी मजहब हो, वो स्टेट के मामले में जब भी इंटरफेयर करेगा वहां पे झगड़े पैदा होंगे और स्टेट का निज़ाम खराब हो जाएगा। तो मजहब इन्होंने मजहब को ये प्रोटेक्ट करके बेचते हैं और वो स्टेट के हर काम में मजहब को लाते हैं, तो उस वजह से जो है वो जमीन जो है वो इनसे अब तंग है। ठीक हो और गया। जी, दहशतगर्दी जो अड्डे थे वो भी इनके गलत थे। इनको जीएचक्यू में जो है ना वो अटैक करना था, बिल्कुल बिल्कुल बावलपुर में नहीं करना था। जी बिल्कुल सही। मनु जी बात आ जाओ, वो पाकिस्तानी कहते हैं ना टी वॉज फैंटास्टिक, तो रेडिएशन आई है तो मनु जी ने ताना मारा, कह रहे वाटर इज फैंटास्टिक और पानी बंद भी हो गया पीछे से। अच्छा चलो, मनु को शरारतें सूझी हुई हैं। अच्छा जी, करो जी बात। जी देखिए, जो कामरान साहब ने कहा ना कि पहले धरती फिर कुछ और, तो यही यही हमें आपको जोड़ता है कामरान साहब। चूंकि अब आप शायद भारत की इतिहास या भारत के जो लिटरेचर है उनको पढ़ा नहीं है। भगवान श्री राम जब लंका जीत करके इंडिया वापस आ रहे थे या लंका में थे, तो उनसे कहा लक्ष्मण जी ने कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं, ये तो सोने की बनी हुई लंका है, अब हम यही रह लेते हैं, हमने तो इसको जीत लिया है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो जिसका है वो उसको दे दो। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि च गर्यसि, कि माँ और मातृभूमि ये स्वर्ग से बड़ी होती है। आपको जो क्या कहने मजहब जो है वो आपको स्वर्ग देता है ना। हमारे यहाँ तो प्रभु स्वयं आ गए और उन्होंने कहा कि बेटा स्वर्ग के लिए मातृभूमि से कभी भी तुम गद्दारी मत करना, क्योंकि यहाँ अगर तुमने मातृभूमि के काम किया तो अपने आप स्वर्ग मिलेगा तुम्हें, वही स्वर्ग है, दोनों में कोई अंतर नहीं। अभिषेक साईं, हिंदू मजहब जो है ना वो पैदा जो हुआ था वो मेरे वतन से हुआ था। ऋग्वेद जो थी वो मेरे वतन में लिखी गई थी, सिंध में लिखी गई थी, दरिया सिंध के किनारों पे लिखी गई थी। संस्कृत की पैदाइश मेरे वतन में हुई थी। जो जिसको आप इंडिया कहते हैं, ये इंडिया भी सिंधिया था और ये सिंध से इंड बना था। तो जितनी भी आपकी सिविलाइजेशन है ये मेरे वतन से पैदा हुई है। हिंदुइज्म के ऊपर, कल्चर के ऊपर, हिंदुइज्म के ऊपर बिल्कुल ठीक है। ये हम बहस, ये पता है, ये बात हम करेंगे जब हम भारत के मुद्दे पे आएंगे ना, उस वक्त बात करेंगे। मेरे पास एक न्यूज आ रही है, मैं वो कंफर्म करना चाहता हूँ जय रैना साहब से। रैना साहब मुझे ये बताएं, मैं कमान जी को एक शब्द खबर आ रही है कि 1 मिनट अभिषेक, 1 मिनट मैं ठट्टा नहीं हो रहा है यहाँ जो आता है जुनूनी होता है मेरी तरफ। नहीं भाई से भाई की बात होगी, चल भाई से कर लो आप बात, आप कर लो भाई हम व्हाट्सएप एक्सचेंज, अभिषेक साहब हम व्हाट्सएप एक्सचेंज करेंगे, हम इस टॉपिक के ऊपर कभी और जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी मिर्जा साहब के जो है इस पे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। मजहब जो है ना, मजहब बहुत संकीर्ण बात कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के फेक न्यूज के ऊपर। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, भारत को जो इतना बड़ा एरिया है कोई एक दिन में नहीं बना होगा। लोग एक आइडियोलॉजी से, एक कॉन्सेप्ट से जुड़ते चले जाते हैं और भारत का निर्माण होता चला गया। ये कहीं पैदा नहीं हुआ, ये मनुष्यों के द्वारा क्रिएट किया गया एक सिस्टम है। आपकी बात हमें समझ में आ रही है और यही बात हम भी कहते हैं, जिसको मानना है मानिए। यही बात प्रभु श्री राम भी कह के गए, यही बात वेदों में भी लिखा है, एकम सतोदा वदंती। तो यही सब चीजें हैं, कुछ नया नहीं, आप और हम एक ही लोग हैं। ओ प्रभु, मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान का जो फेक न्यूज कह रहा है कि पाकिस्तान जंग जीत गया है और मोदी जी अमेरिका के पांव पड़ गए, यूएई के पांव पड़ गए, सऊदी अरेबिया के पांव पड़ गए। वो तो सर मैंने कल अपना एक मोनोलॉग किया था, कल को छोड़े, आज बात करें। मैं उसमें आपको बता दूं कि देखिए, हमें ये बात पहले ही पता थी कि ट्रम्प साहब अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को खेल रहे हैं, बिकॉज की यूक्रेन और रशिया में उनको वो सक्सेस नहीं मिली जो वो एंटिसिपेट करके आए थे कि मैं बोलूंगा और ये बात की है ना, ये बात सही। वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को प्ले आउट कर रहे थे और उन्होंने इंडिया को यूज किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल राष्ट्र के नाम जो 8 बजे संबोधन दिया, वो जितना राष्ट्र के नाम नहीं था, वो अंतरराष्ट्र के नाम था मेरे हिसाब से। ही वॉज गिविंग मैसेज नॉट टू लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ही वॉज बेसिकली डायरेक्टिंग टू द टॉकिंग टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। वहां उन्होंने 3 मुख्य बातें करी। उन्होंने कहा, पहली बात कि पाकिस्तान और भारत को आप एक तरीके से ना जोड़ें, जो विक्टिम है और जो परपेट्रेटर है वो सेम नहीं हो सकता। ये बात की भाई, पाकिस्तान और इंडिया दोनों ये नाटक नहीं चलेगा। जो विक्टिम है वो विक्टिम है
और जो परपट्रेटर है वो परपट्रेटर है। ये बात आपको पहले करनी पड़ेगी। ये जब भी आप आते हैं कि भाई दोनों मिलकर बात कर लो, तो जो आप ये डिस्टिंक्शन ही नहीं रखते कि कौन लॉ का तोड़ रहा है और कौन लॉ को फॉलो कर रहा है, और आप कह रहे हो बैठ के बातें करो। उन्होंने क्लियर कर दिया कि दिस इज अ न्यू नॉर्मल, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस नॉनसेंस ऑफ इक्वलाइजेशन। दूसरा, उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने ये बात कहा कि अब पाकिस्तान से एक बात होगी कि पीओके कब मिलेगा और टेररिज्म कब बंद होगा, बस। और कोई मुद्दे पे आप बात हमारी पाकिस्तान से नहीं हो सकती। तीसरी उन्होंने बात कह दी कि ये बात भी हम सिर्फ पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट करेंगे, कोई मीडिएशन हमें नहीं चाहिए। आप कितना भी उसके ऊपर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को खुश करने के लिए बोल दें, वो होगा। उन्होंने ट्रम्प साहब को ये मैसेज दिया डायरेक्टली कि ये ट्रेड का बंद करे। और आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वो जो आए थे प्रवक्ता, उन्होंने भी क्लियर कर दिया। उन्होंने भी कहा कि हमने कोई बातचीत नहीं की थी। वरना आप देख लीजिए ना, शहबाज शरीफ साहब का जो स्पीच था, थैंक यू तुर्की, थैंक यू अमेरिका, थैंक यू मलेशिया, थैंक यू इंडोनेशिया, थैंक यू वो कंट्री जो साला बना भी नहीं है उसको भी थैंक यू करके वो आ गए, थैंक यू आसिम मुनीर, ये वो भाई हैरान परेशान कर दिया उन्होंने। सो बॉटम लाइन है कि ये इंडिया ने साफ साफ कह दिया कि भाई वी डू नॉट एक्सेप्ट योर मीडिएशन, हमें चाहिए भी नहीं और ना हमने मांगा था। जी हाँ, हम मांगे, हम क्यों मांगे? अच्छा, ये AKD कह रहे हैं जीत गए हम सर, इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। अच्छा, अभिषेक जी की बेल बजी है तो वो जरा गए दरवाजे तक, तो मैं इसका फायदा उठाता हूँ और डॉक्टर साहब को लेते हैं। डॉक्टर साहब, फाइनल कमेंट्स प्लीज, फिर मैं बाकियों के फाइनल कमेंट्स भी लूंगा। जो अभिषेक ने बोला ना, उसके ऊपर मैं एक दो चीजें और ऐड कर देता हूँ ताकि वो एक कामरान क्लियरिटी हो आपके जाए। लिए ये फूल भेजे इन्होंने, हाँ हाँ। कामरान तो आपके लिए फूल भेजे, मिलान थैंक यहाँ यू। नरवादे ने। देखिए, जी जी, जो ट्रम्प की क्रेडिबिलिटी है वो इतनी डाउन हो गई है उसके अपनी कंट्री में। बिल्कुल बिल्कुल। जो लास्ट फ्राइडे की जो वो स्टेटमेंट आई थी उसमें 46% लोग ट्रम्प से खुश नहीं है। उसकी जो गप्पे झूठ जो है वो रोज अक्सर, और उसको एक बीमारी है कि मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलने चाहिए। वो ये एक, नार्सिसिस्ट है ना डॉक्टर साहब, आप हाँ भी हाँ बिल्कुल वो नार्सिसिस्ट है सिकनिंग वो, सिकनिंग किस्म का नार्सिसिस्ट है। बिल्कुल। और यहाँ पर जितने भी अभिषेक भी जानते हैं जो बहुत पॉपुलर न्यूज़ चैनल्स हैं, उनमें से एक ने तो टाइटल भी लिखा अपनी उसका, ट्रम्प इज़ eine Witzfigur, यानी जो ट्रम्प है इट इज़ जोकर फिगर। तो वो जोकर फिगर को ये यहाँ पर तो यूरोप में कोई आदमी डरता नहीं, हो तो आपको पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच है और ये एक फ्री वर्ल्ड के मेंबर्स हैं। तो इन्होंने उसको डिक्लेयर किया है कि ये आदमी भूखा है, इसे कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इसे ये चाहिए। और यही काम जो है सब के सब यहीं पर ही बोल रहे हैं कि इसकी वजह से एक छोटी सी पाकिस्तान की फेक इंडस्ट्री भी चली है। और आप, हाँ, और सबसे बड़ा जो है जो अभिषेक ने अभी बोला था, आप देखो कि वो जो नवाज शरीफ है इतना वो एक जाहिल आदमी है, सॉरी टू से आई डोंट यूज दिस लैंग्वेज। वो सीज फायर उन्होंने किया, इंडिया ने तो ऑन होल्ड रखा है। तो इसके ऊपर वो थैंक यू बोलने के बजाय ये कह रहा है कि हम जीत गए, हमने वॉर जीत ली। कौन सी वॉर जीत ली भाई? तुम्हारे 11 एयरपोर्ट तबाह कर दिए, तुम्हारे न्यूक्लियर वेपन्स के जो अड्डे थे उनके ऊपर इंडिया का अटैक हुआ है, और तुम्हारे 100 से ऊपर टेररिस्ट मार दिए गए हैं, और वो सब हाइड कर रहे हैं। तो तुम जीते क्या हो? तो ये क्वेश्चन ठीक जो है, है यहाँ पर पूछने के बाद लोग यही कहते हैं कि ये जाहिलता सिर्फ एक ही कंट्री में आपको मिलेगी, उसका नाम है पाकिस्तान। जी, जबरदस्त हो गया। रैना जी, आ जाओ मैदान विच। तुसी मारो 500 झंडा। से ज्यादा लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस वक्त, और आप तो उस वक्त भी थे जब हमारे साथ 3000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए थे, जब बिल्कुल जी जी टेंशन चल रही थी ना। अभी जी लोग जी थोड़ा रिलैक्स है, विच इज गुड, विच इज गुड। जी जी जी। नहीं, लोग काम पे गए हुए हैं, शाम को आके आप जब शाम का शो करते हैं तो 1 लाख के पास बंदा पहुंच जाता है। नहीं, बहुत सारे लोग जो है ना इन दिनों सोए नहीं है तो शायद आराम फरमा रहे होंगे इस टाइम। तो सर ऐसा है कि आज जो है एक बहुत अच्छी न्यूज आई है हमारी जम्मू कश्मीर से कि हमारे फौज को पता लगा कि 3 आतंकवादी मतलब शिपियां एरिया में हैं। जी जी, 3 आतंकवादी जो थे उनको ट्रैक कर लिया गया, उनको शूट किया गया तीनों को, जिनमें से एक पाकिस्तानी निकला। जी,
तो मारे गए, उनकी ऐसी बुरी हालत आज हुई है कि मतलब वो अच्छा, वो जो उनकी, शोपियां में एनकाउंटर चल रहा था, मार दिए उनको? हाँ, 3 वो सवेरे शुरू हुआ था, अर्ली आवर्स, वो मार दिए गए जी। हाँ, वो मैं तीनों की बॉडीज बहुत रिट्रीव हो अच्छा गई हुआ, हैं। चलो ये तो अच्छा तो हुआ। उनके पास से बहुत गोला बारूद मिला है, 3 AK-47 और बॉम्ब्स वगैरह बहुत कुछ उनके साथ सामान आया है। तो उनको न्यूट्रलाइज किया गया है और भी तलाशियां चल रही हैं। जो भी आतंकवाद का सपोर्टर है, कोई भी जिसको ओवरग्राउंड वर्कर कहते थे, उसको ओवरग्राउंड टेररिस्ट कहना। जो भी कोई सपोर्ट करेगा, कहीं भी उनको लॉजिस्टिक, खाना कुछ पहुंचाएगा कहीं भी, तो उसको भी टेररिस्ट की श्रेणी में ही रखा जाएगा। तो ऐसा हो रहा है। तो हर तरफ से इस टाइम जो भी है, कहीं भी कोई मैसेजेस आती है, जो सिक्योरिटी ग्रिड है वो बहुत टाइट है जम्मू कश्मीर में। तो अभी जो है बहुत सारे जो ये आतंकवादी कहीं बिलू में फंस गए होंगे, दब गए होंगे, लेकिन भारत उनको छोड़ने वाला नहीं है। और इसके साथ साथ जो आपने फेक न्यूज की बात बताई है, थोड़ा सा फेक न्यूज के बारे में बात करते हैं जी। अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में मौसम बहुत खराब हो गया था, जिस वजह से 2-4 दिन जो है जम्मू कश्मीर का जो हाईवे है जम्मू से नेशनल 44, उसमें रामबन के आसपास बहुत बिजली गिरी थी और जिस वजह से पहाड़ ही धंस गए थे, रास्ता बंद हो गया था। और पानी ज्यादा होने की वजह से जो हमारे डैम्स हैं उनको खोला गया था। जो हमारे बगलीहार डैम है या और भी कुछ खोला गया था, डायरेक्ट विदाउट एनी इंडिकेशन टू द एनिमी कंट्री। ठीक है। तो अब मैं न्यूज पढ़ रहा हूं भाई साहब पाकिस्तान की। पाकिस्तान में एक बहुत जबरदस्त चैनल है, उस पर जबरदस्त डिबेट चल रहे थे और वो पता क्या बोल रहे थे, जो ये जंग चल रही थी उसके बीच में बोल रहे थे जी हमने तो कमाल कर दिया जी, कुछ वो तो डरे हुए हैं जी, हमारा साइबर अटैक जबरदस्त हो गया जी, उनके बैंकों पे हमने कब्जा कर लिया, उनके डीआरडीओ जो वहां एम्यूनेशन बनाते हैं, जहां से ये रॉकेट छोड़ देते हैं, उनको भी कब्जा कर लिया जी हमारे जो हमारे साइबर अटैक जो हमारे जो उसके लोग हैं। और साथ ही ये भी बोल रहे थे जी वो हमारा पानी कैसे रोक सकते हैं जी, हमारे जो साइबर अटैकर जो हैं उन्होंने उस ग्रिड के अंदर पहुंच गए, कंप्यूटर उनके हैक कर लिए और पानी छुड़वा दिया। तो भाई साहब फिर वो पानी, क्योंकि पानी हमने छोड़ दिया, मौसम ठीक हो गया, पानी फिर बंद हो गया, बिल्कुल वो डैम्स लॉक हो गए, एक बूंद पानी नहीं जा रही है। अब इंडिया अपनी मर्जी से जब मूड करेगा छोड़ेगा, नहीं तो एक बूंद भी उनको नहीं मिलने वाली। अच्छा यार, ये इंडियन सफरर जो है ना, ये कह रहे हैं लाल टोपी को शो में बुलाया जाए। अच्छा, ये किस तरह कह रहे हैं पता है? ये कह रहे हैं लाल टोपी को शो में बुलाया जाए और ग़ज़वा हिंद। तो लाल टोपी कहाँ है? उसको तो ग़ज़वा हिंद करना है, उसको दिल्लियों को, हिंदुओं को, अपनी को तो वो तो हमारी जान में बनी। अच्छा, वो बोल रहा है कि मुझे गुरु के पास लोगों को भेजना है, जन्नत हासिल करनी है। हाँ जी, राजीव बोल, अच्छा 600 हो गए हमारे साथ। राजीव बोल रहा है बिल्लो रानी खून बहाएगा, आवाज नहीं आ रही, पानी तो बंद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, मोदी जी ने क्लियर कल बोल दिया ना। एक और चीज भी है, एक और चीज पे भी हमें प्रोग्राम करना चाहिए और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस पे यास्मीन हफीज ने, वो एक मुस्लिम है, यूट्यूबर है, बड़ी जबरदस्त यास्मीन हफीज, उन्होंने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था कि ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो बेसिकली इंडिया का कंटेंट बनाते हैं, इंडिया के ऊपर प्रोग्राम्स करते हैं, इनसे बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंडिया की पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करना शुरू कर देते। और ऐसे कुछ वाकयात हुए, मैं कोशिश करूंगा कि उनसे मैं कहूं कि वो आए हमारे शो में। मैं ये चाहता हूं कि हम सब जो है ना ये तय कर लें कि हमने पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के को इंटरव्यू नहीं देने ही नहीं है, हमने उनके चैनल्स पे जाना ही नहीं है। वैसे भी उनको बैन कर दिया है सारों को, लेकिन कुछ ऐसे, यानी कि मुझे आज कोई बता रहा था कि एक यूट्यूब का है, उसका नाम शायद मुदस्सिर है, और वो यूट्यूब चैनल करता है और वो इंडिया का कंटेंट करता था, और अब वो अपने यूट्यूब पे डाल रहा है कि जी एयरफोर्स ने कमाल कर दिया और अपनी फौज की तारीफों के पुल बांध रहा है। पैसे इंडिया से कमाने और सारी व्यूअरशिप तो यहाँ से ही जा रही है ना, सारे व्यूअर्स यहाँ से ही है,
क्योंकि हाँ, हाँ, बिल्कुल। देखिए मैं बताऊंगा आपको, हिंदू जो है वो इमोशनल होते हैं। हिंदू हाँ, कभी लड़ने, उसको घर में कोई संस्कार नहीं मिले हैं कि आप लड़ो, किसी के बारे में गलत भी बोलो। ये हमारे संस्कार है। जब हम देखते हैं हम इमोशनल हो जाते हैं। जब हम देखते हैं कि यार थोड़ा हिंदुस्तान की बात कर रहा है, हिंदुस्तान को अच्छा बोल रहा है, पाकिस्तान को थोड़ी बुराई करता है, तो इमोशन में बह के हम भी थोड़ा सा वो कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन रियलिटी यही है कि उनका दाना पानी सब कुछ उनका भारत पे ही चलता है। जैसा कि आतंकिस्तान का भी भारत से खतरा कहने के चक्कर में वो पूरी दुनिया के सामने कटोरा लेके जाता है। मस्जिदों में भिखारियों की तो लाइन लगी है। अभी तो आपको पता है कि यूएनई के कितने भिखारियों को वहां से भगा दिया। हर जगह तो जैसे आपने बताया, नाम तो ये अपना नहीं रखते कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, मैं पाकिस्तानी हूं, बोल तो दे ना। इनको तो उधर ही गला पकड़ के बाहर फेंक देते हैं। ये तो पाकिस्तानी खुद बोलते हैं। पाकिस्तान के हीरोइनें खुद बोलती हैं कि जब हम कहीं फॉरेन शूटिंग करने जाते हैं, हिंदुस्तानी क्रू अगर होता है उनको छोड़ देते हैं और हमारी तलाशियां हो जाती हैं, हमें नंगा करके छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा, तो इससे ये पहले कि उनकी मैं कामरान सिचुएशन के पास जाऊं, जी। एक सवाल है जो मैं चाहता हूं कि इसका जवाब डॉक्टर साहब दें। डॉक्टर साहब, ये हमारे मेंबर हैं, हमारे चैनल के मेंबर हैं, पेड मेंबर हैं, आदि आर। ये पूछ रहे हैं कि व्हाई वी आर नॉट एक्सपेलिंग एम्बेसडर्स ऑफ टर्की एंड अजरबैजान, जिन्होंने खुले बंदों पाकिस्तान की मदद की, यानी तुर्की के ड्रोन जो है वो भेजे हमारे सीमा पार। इसका जवाब आप दीजिए। देखिए, ये एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस इंडिया नहीं करना चाहता। टर्की जो है नेटो का पार्टनर है और नेटो के पार्टनर 27 कंट्रीज हैं। तो उनका जो एक डिप्लोमेटिक स्टेटस है वो यूरोप में कुछ हाई। अजरबैजान जो है वो तुर्की का पार्टनर है। जब आर्मेनिया के साथ उनकी वॉर हुई थी तो टर्की ने आर्मेनिया की बहुत अजरबैजान की हेल्प की थी। उस वक्त यूरोप वाले चुपचाप बैठे रहे। अभी इंडिया का जो स्टैंड है टर्की के खिलाफ वो डिप्लोमेटिक नहीं है, वो एक मिलिट्री वाला भी है। आपको शायद हाँ, याद होगा कि कुछ महीने पहले आर्मेनिया के साथ कॉन्टैक्ट हुआ है और उनको इंडिया ने आकाश रॉकेट्स जो हैं उसका देने का वादा किया है। कितनी बैटरीज गई हैं क्या, ये भी खबर अंडरग्राउंड ही है। और दूसरा, टर्की को कंटेन करने के लिए इंडिया के पास एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक कार्ड है। वो है कि ग्रीस को इंडिया की हेल्प मिलेगी विद कंसेंट ऑफ योर नेटो, क्योंकि ग्रीस जो है वो भी नेटो का पार्टनर है। तो एम्बेसी का बंद करने से कुछ नहीं होगा, उनको सिर्फ कंटेन कैसे करना है, कैसे उनके घर में जाके जूते मारने हैं, इसका इंडियन फॉरेन पॉलिसी में बड़ा अच्छा स्टेटस है। और ये दो कंट्री के साथ उनके रिलेशन जो शायद लास्ट ईयर ही जो सर टाकी थे वो इंडिया आए हुए थे, उनको ऑनर दिया गया, मिलिट्री ऑनर दिया गया और उनके साथ जो एमओ साइन हुए हैं उसमें मिलिट्री एड भी आती है। और इस लड़ाई के बाद आप ये देखिए कि लड़ाई जो इंडिया ने ठोका है, जो राफेल के बारे में इतना इन्होंने फेक न्यूज चलाई है, उसका आज 7% स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस बढ़ गया है। और आकाश के लिए थाईलैंड, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, इन कंट्रीज ने डिमांड की है कि दिस शुड बी आल्सो प्रोवाइडेड टू अवर डिफेंस फोर्सेस। तो इंडिया को जरूरत नहीं है टर्की की एम्बेसी को बंद करना, अजरबैजान की एम्बेसी, वो खुद ही तड़फ तड़फ के मरेंगे। टर्की थोड़ा सा गेन कर रहा है क्योंकि जब ये यूक्रेन और उसकी वॉर में उस एक सेंट्रल रोल लेने की ट्राई कर रहा है, क्योंकि उसने अपने कंट्री में 60,000 लोगों को जेल में डाला हुआ है। और उसकी प्रॉब्लम जो है वो वाईकेके वाले भी हैं जो खर्दिस्तान मांगते हैं। तो वो उन्होंने कल वेपन डाउन किए हैं, कहते हैं हम इसको ये टेररिस्ट ग्रुप को खत्म करके नॉर्मल मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं। लेकिन उसकी प्रॉब्लम जो है टर्की की बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है और उसका इस्लामिक जो थॉट है वो चल नहीं रहा। उसने सबसे बड़ा पॉपुलर जो लीडर है उसको जेल में डाला हुआ है, जो 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 इस्तांबुल का मेयर है। तो इनको इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही डिल्यूजन में आ जाएंगे। और जब इंडिया का डिप्लोमेटिक कार्ड चलेगा, आप देखते रहना, आपके सामने 1 या 2 3 महीने में कुछ ना कुछ इस फील्ड में जरूर होगा। ठीक है, जी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा कामरान भाई, आप हमारे साथ रहे और आपको इतना मौका शायद आज नहीं मिला क्योंकि बात हिंदुस्तान पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो पानियों के मसले पर सिंध में एहतजाज चल रहा था, वो अभी भी चल रहा है? और अगर चल रहा है तो उसकी क्या नोयत है? वो तेज है, कम तेज है,
क्या रास्ते खुल गए हैं, क्या सिचुएशन है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज। मैं आपको ये बताता चलूं कि ज़रूर अगर ये पाकिस्तान और इंडिया का तनाज़ा है तो इसके हमारे ऊपर, हमारी तहरीक के ऊपर भी असर होंगे। और आपने बड़ा अच्छा किया मुझे यहाँ पे बुला के, और आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे सुनने को मिला। जो पानी का इशू है, कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बहुत बड़े ठग हैं, ये शातिर हैं, ये जो है फराडी हैं। इन्होंने एक फेक नोटिस दिया था, जो इन्होंने कहा था कि हम कैनाल्स नहीं बना रहे और उधर कैनाल बन रहा है। तो जो लोग हैं वो अब नए तरीके से, नए सिरे से उस तहरीक को जो है वो फिर से इकट्ठा कर रहे हैं और साथ मिला रहे हैं और फिर से रजिस्ट करने जा रहे हैं और बड़े पैमाने पे रजिस्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे वतन की आज़ादी तक हमारी ये तहरीक, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वी विल नॉट बी क्वाइट, हम कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में सरेंडर नहीं करेंगे, कितनी भी, और जब भी मोदी साहब आएंगे हम उसे वेलकम करेंगे। पानी का तनाज़ा जो है वो पंजाब कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि पंजाब को अपनी इंडस्ट्री चलानी है और चोलिस्तान की जो बंजर ज़मीन है वो उसको आबाद करनी है। तो वो हमें 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 हमारा पानी रोक के हमें बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और हमारी ज़मीन है, क्योंकि हमारी ज़मीन के नीचे बहुत मादनियात है, यूरेनियम है, कोयल है, तेल है, गैस है। तो वो मादनियात जो है वो हमारी ज़मीन से हमसे छीनना चाहता है, हमारा हमसे मादनियात जो है वो लेके जाना चाहता है। तो इसलिए ये कभी भी उसके ऊपर, क्योंकि वो बड़े बड़े खतरनाक किस्म के फाशिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, तो उनको कोई रहम नहीं आना। और उनको कोई भी जो है वो इस बात का नहीं आना कि हम 7 करोड़ सिंधियों का जो है वो पानी रोक रहे हैं। तो कभी भी कहीं से भी इनको जूते पड़ेंगे, वी विल बी वेरी हैप्पी। एंड जो है वो हम तो अभी भी ये कह रहे थे कि अगर मोदी आ जाए और हमारा काम सीधा हो जाए तो हम सारी ज़िंदगी मोदी के जो है वो शुक्रिया अदा करते रहेंगे। तो ये हालात हैं पानी के। और और डॉक्टर साहब, मैं प्रोपेगेंडा के ऊपर मैं एक बात कहूँगा, क्योंकि आपका चैनल प्रोपेगेंडा के ऊपर का प्रोग्राम था, तो मैं सिर्फ थोड़ी बात ऐड करूँगा कि इनका जितना भी सिलेबस है इनकी स्टडीज का, वो सारा का सारा झूठ के ऊपर बना हुआ है। ये इतने झूठे लोग हैं कि ये इनके सिलेबस में, इनकी प्रोपेगेंडा के तहत 71 में भी इन्होंने जीता था। ये इतने झूठे लोग हैं कि 65 में भी इनके मुताबिक इन्होंने जीता था। ये इतने झूठे लोग हैं कि 99 में भी इन्होंने जीता था। और ये मोहम्मद बिन कासिम जो दहशतगर्द था, वो अपने सिलेबस में अपनी प्रोपेगेंडा के तहत वो हीरो बना देते हैं। और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था वो फेक प्रोफाइल बना के, और इनकी जो प्रोपेगेंडा के तहत तो झूठ बोलना, झूठी प्रोपेगेंडा चलाना इनके लिए कोई भी मसला नहीं है, इनके लिए कोई भी गलत बात नहीं है, इनके लिए कोई भी गुनाह नहीं है। ये कितनी हद तक, ये तो अभी चैनल्स पे ये भी चल रहा था कि जो है ना वो इन्होंने दिल्ली के ऊपर हमला कर दिया है, और कल जो है वो दिल्ली को ये फतह करने वाले हैं, एक सेवाए आगे देख। तो दीज आर इडियट्स, दीज आर फूल्स, ये क्रेजी लोग हैं, पागल लोग हैं। तो जब तक इनको सही से जूते नहीं पड़ेंगे तब तक ये तब तक दे विल नेवर बी इन कंट्रोल। एक पॉइंट थैंक यू मैं वेरी आपको मच। जरा, जो सवाल किया है किसी ने, मिश्रा जी को कैसे रोकोगे, वो आरजू काजमी के चैनल पे जाते हैं ना तो उनकी शिकायत आ रही है। रोकेंगे भाई, रोकेंगे, रुकेंगे क्यों नहीं। हाँ, नहीं रुकेंगे क्यों नहीं। डॉक्टर साहब, एक और जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली है वो जी जी ये है कि जब से ये पानी बंद करने का चला है, तो उसमें ये जो इंडिया का जो वाटर हार्वेस्टिंग है उसको स्पीड अप कर दिया गया है। ये इंफॉर्मेशन मुझे स्विट्जरलैंड में बाज़ल में किसी दोस्त ने बताई है कि जी 2 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के जिनको एक इंटरनल कैनलाइजेशन बनाने का बहुत एक्सपीरियंस है। एक तो नीदरलैंड है, नीदरलैंड जो है वो खुद ही पानी में डूबा हुआ है, तो उनको पता है अभी हमने कैसे करना है। मैं अभी 3-4 दिन पहले वहीं से आया हूँ। और दूसरा स्विट्जरलैंड है। तो इन दोनों कंट्रीज़ के साथ इंडिया का एक समझौता बहुत देर का हुआ है। उसके लिए बजट वगैरह का चक्कर था, वो कब क्लियर हुआ मुझे इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। लेकिन ये काम स्पीड अप हुआ है और ये कहा जाता है कि 1 3-4 महीनों के अंदर-अंदर इनकी डेलीगेशंस आएँगी और एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगी कि ब्यास का पानी है, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, कौन-सी एट्रिब्यूटरी बनाई जाएँगी। तो ये कहा जाता है कि इंडिया की जो वाटर हार्वेस्टिंग
प्रॉब्लम है वो 5 या 6 साल में कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ तक कि राजस्थान को बोला जाता है कि वो भी एक हरा-भरा स्टेट बनने के नौबत में आएगा, क्योंकि जो इंदिरा गांधी कनाल बनाई थी वो इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। आधी जाके सूख जाती है, उसमें रेत गिर जाती है। तो ये फ़ॉरेन जो जिनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उनको इन्होंने इनवाइट किया है। तो आप देखते जाइए 3-4 साल के अंदर-अंदर हमें इस फ़ील्ड के ऊपर भी पता लगेगा। और इंडिया के बारे में जो बोला गया था कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन मानी जाती है पानी रोकना, तो वो कहते हैं कि ये पानी जो इंडिया ने रोका है, इसका थैंक्स क्या बोला पाकिस्तान ने। 80% इंडिया पानी उनको दे रहा है, 20% माफ रखना है, और उसका थैंक्स में टेररिस्ट आ रहे हैं जो उनके लोगों को मार रहे हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हैं। कुछ जो एंटी इंडिया इंस्टेंसेस यहाँ रख के बैठते हैं, जो थोड़े से बहुत एक लेफ्ट लिबरल माने जाते हैं, उनका वो कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफ है, और जो राइट विंग के हैं वो बोलते हैं इंडिया बिल्कुल ठीक कर रहा है। बिल्कुल ठीक कर रहा है। दोस्तों बहुत शुक्रिया आने का। अगर आप में से कोई कुछ आखिरी कोई बात करना चाहता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपनी बात रख सकते हैं। जी विजय जी। जी राणा आप, भाई। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज वो म्यूट किया होगा उन्होंने। हाँ, म्यूट किया था, सॉरी। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि जो हमारी कम्युनिटी है कश्मीरी पंडितों की 35 साल से 1989-90 से हमारा एग्जोडस हुआ था ड्यू टू द टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान, जिस वजह से कश्मीर में जो पंडित थे उनको टारगेट किया गया था, टारगेट किलिंग हुई थी, कुछ नरसंहार पहलगाम की तरह ही हुए थे, क्योंकि उन दिनों सोशल मीडिया नहीं था, पता नहीं लगता था। तो ऐसे ही लाइनों में लगा के अगर लोगों ने जो कश्मीर फाइल्स देखी हैं वो देख लें, थोड़ा सा वो जो हमारे साथ हुआ है उसका 10% के आसपास है। तो अभी जो ये कार्रवाई भारत ने की थी, लोगों को लग रहा था कि अभी हम जो जैसे पीओजे के का एरिया है, गिलगित बाल्टिस्तान है, उसको हम एक्वायर करेंगे और फॉर एवर, क्योंकि यही बेसिस हैं ज्यादातर जहां पर ये ट्रेनिंग कैंप्स आतंकवादियों के लिए इन्हीं को यूज करके हमें कश्मीर में या बाकी एरियाज में बहुत ज्यादा परेशानियां होती थी। तो हाँ ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन इस पे लिया, लेकिन मोदी जी ने कल क्लियर ही कर दिया कि कोई भी अगर हमारे एरिया में कुछ भी होता है तो इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी, वेरी सून इन नियर फ्यूचर, हमारा जो है कश्मीरी पंडितों का भी वापसी, जब तक ये जो आतंकिस्तान का इलाज नहीं होगा तब तक कश्मीरी पंडितों की भी घर वापसी बहुत मुश्किल लग रही है, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं ये परेशानियां हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि उनको 72 हुरों के पास लोगों को भेजना है, जल्दी है उसके लिए। तो मेरा यही कहना है कि कश्मीरी पंडित समाज 5 लाख के आसपास जो हमारा समाज अभी पूरे विश्व में फैला हुआ है, वो भी एक आस लगा के बैठा हुआ है कि किस तरह से पाकिस्तान को इलाज किया जाए, सर्जरी की जाए, जिस वजह से कम इस खिते में अमन और चैन तो आ जाए। जैसे मेरा ये सिंधी भाई भी बोल रहे थे, इनकी परेशानी, इन पे एट्रोसिटीज, बलूचिस्तान के हमारे भाई वो बेचारे परेशान, हमारी हिंगलाज माता, उसको हम चाहते हैं वहां दर्शन करने के लिए जाए, लेकिन कैसे जाएं? हमारा कटास राज है, वहां भगवान शिव का मंदिर है, वहां हम जाना चाहते हैं, वहां की यात्रा करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी शारदा माता हमारी जो मुजफ्फराबाद के पास शारदा गांव में है, वहां हम देखना चाहते हैं, वहां हम जाना चाहते हैं। बहुत सारे तीर्थ स्थान है। अच्छा, भगवान राम के बच्चे लव और कुश का लाहौर और कसूर, वो पाकिस्तान में पड़ा हुआ। हमें चाहिए, ये जगह चाहिए, हमें जाना है, हमें तीर्थ यात्राएं करनी है। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, टेंशन मत लो, लेंगे, टेंशन लेने का नहीं है। वही उम्मीद है, मोदी जी पे ही आस लगी हुई। बिल्कुल शांत हो जाओ, शांत हो जाओ विजय भाई, शांत हो जाओ, कोई टेंशन नहीं है, लेंगे। अच्छा, अदी आर ने कहा है डॉक्टर साहब आपके लिए थैंक यू फॉर द आंसर, आपने उनके सवाल का जवाब दिया ना। अच्छा दोस्तों, आज का शो आप सब ने देखा और बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का जो हमारे साथ आज जुड़े। कल अब हम जुड़ेंगे। जरा सा 1 सेकंड लूंगा मैं सिर्फ डॉक्टर साहब,
आप दोस्तों का क्या मशवरा है कि हम इंडियन टाइम रात कितने बजे शो करें ताकि ज्यादा लोग देख सकें? 8 बजे सर हमारा जो है ना, थोड़ा सा मेरा भी प्राइम टाइम होता है, मैं भी थोड़ा बिजी होता हूँ अपनी चैनल द अच्छा, कश्मीर डायलॉग कितने में। बजे किया करें तो फिर? आप अपने हिसाब से एक बार बताइए, तो ताकि वो जो हमें प्रदीप सर को भी जो करे लगे वो ठीक रहे, तो उस हिसाब से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, आप सर आप बताएं ना म्यूट है मुझे, 9 बजे करें, 10 बजे करें, इंडियन टाइम सर, कौन सा एक प्राइम टाइम हाँ रख लीजिए, 10 बजे रखिए, ठीक है। 10 बजे रखते हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं। प्रदीप सर आप म्यूट हैं। हाँ 10 बजे रख लीजिए डॉक्टर साहब। विजय रात साहब को ने 10 भी बजे अभी रखिए भाई। विजय भैया ने, छोटे भैया भैया ने यही बोला है ना कि उनका भी थोड़ा टाइम होता है, और मेरा भी ये टाइम जो है ना वो साइड कोई टाइम नए डिफरेंस। मेंबर बने, ये देखो जाते जाते सप्ता सप्ताह सिद्धू सिंधु। नए नए मेंबर हमारे बने। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सप्ता, थैंक यू सो मच। और आप जा रहे हैं, आपको एक मैंने काम दिया हुआ डॉक्टर साहब, उसमें भूल चूक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं जी, तुसी जो मर्जी दसो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग कामरान, बहुत शुक्रिया बेटा आप हमारे शो में आए, हाँ बहुत नाइस मेहरबानी। टॉकिंग टू यू बेटा। कामरान अभिषेक भाई भाई बहुत बहुत आपका भी, डॉक्टर धन्यवाद। साहब ऑल आपका द भी, सबका थैंक जय यू, हिंद, जय भवानी। जय हिंद। जय हिंद।